एक राज्य में जितेंद्र नाम के राजा थे। राजा जितेंद्र को शिकार का बहुत शौक था। हर रोज राजा जंगल में शिकार को जाते और मासूम पक्षियों पर निशाना लगाते। परंतु राजा जितेंद्र का ये शौक उसकी पत्नी नयनतारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नयनतारा राजा जितेंद्र के इस शौक से काफी परेशान थी, क्योंकि राजा अपने इस शौक के कारण निर्दोष पक्षियों की जान लेते और राजपाट पर ध्यान नहीं देते थे। रानी नयनतारा काफी चिंतित थी राजा के ऐसे स्वभाव से। एक दिन रानी नयनतारा अपनी माँ से मिलने गई। वहां उसकी माँ ने पूछा, अरे बेटी, तुम जब से आई हो खोई खोई सी हो, क्या बात है बेटी? रानी नयनतारा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। महाराज को अपनी निशानेबाजी पर इतना घमंड है कि अपने शौक के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करते हैं। वह मानते हैं कि दुनिया में उनसे अच्छा तीरंदाजी और कोई नहीं है। और तो और माँ, वह अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से करना पसंद करते हैं। अपने इस शौक की वजह से वह राजपाट के कार्यों को भी ठीक से नहीं देखते। बताओ माँ, मैं क्या करूं? नयनतारा की माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर पुत्री, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी। बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं कहती हूँ। सुनो पुत्री, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम यह कह देना। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद नयनतारा ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले शाम को जब राजा जितेंद्र ने अपनी तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो रानी, हम जैसा निशानेबाज है क्या इस दुनिया में? नयनतारा ने कहा, महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूँ। हाँ हाँ कहो रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? तो महाराज सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर पर बैठे बिठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा। राजा जितेंद्र ने कहा, अच्छा, अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूँ। लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई ना हुआ तो? रानी बोली, तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है रानी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बोलो, मंजूर है? रानी नयनतारा ने कहा, जी मुझे मंजूर है। इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में भेष बदल आम नागरिक बनकर निकल पड़ा। वह 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे, वह कौन खड़ा है? उसके हाथ में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई तो दिखा, चलकर उसी से पूछता हूँ। क्यों भाई, तीर हाथ में लिए हो, क्या तुम किसी शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकारी ने कहा, शिकार तो मैं कर चुका हूँ, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ। मगर तुम कौन हो? मैं जितेंद्र हूँ और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम हो कौन, और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा नाम विजय है। शिकार गिरने में तो अभी काफ़ी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे यह बताओ कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो तुम अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा जितेंद्र अपने तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, हाँ तो अब तुम बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज है कहीं पर? विजय जोर के ठहाके लगाकर हंसने लगा।
जितेंद्र ने पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? भाई, मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। विजय बोला, अरे अच्छा होता कि यह सच में मजाक होता। अफसोस है कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा, जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसे देखते ही विजय ने कहा, आ गया मेरा शिकार, यह देखो। जितेंद्र यह सब देखकर बहुत ही हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया और ना ही कोई तीर चलाया। फिर तीर से घायल यह पक्षी यहाँ पर कैसे आकर गिर पड़ा? फिर जितेंद्र ने कहा, यह सब क्या करिश्मा है भाई? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे हुआ यह? विजय हंसते हुए कहा, जानते हो, इस पक्षी को मैंने 3 हज फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 1 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान पर पूरा पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। जितेंद्र ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर विजय के तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। दोनों तीर तो एक से ही हैं। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं विजय के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। इतना सोच विचार कर जितेंद्र ने कहा, भाई मैं मान गया तुम्हें। तुम सचमुच में ही मुझसे 1000 गुना अच्छी तीरंदाजी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। विजय ने कहा, वाह, मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ। जितेंद्र ने कहा, मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी, नाला और शहर घूमते घूमते वह एक पर्वतीय इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। वह देखो, उस पर्वत पर आदमी खड़ा है और इस प्रकार से वह हंस रहा है। अवश्य ही वहां कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो चलकर हम भी देखते हैं। परंतु जब वह दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। जितेंद्र ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? तभी विजय बोला, अरे, मुझे तो यह कोई पागल लगता है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्षमा करना मित्र, हमसे गलतफहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण से ही हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। तुम्हारा क्या नाम है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम भुवन है और मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोट-पोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। जितेंद्र ने कहा, ओह अच्छा, तो इस बात के लिए हमें माफ़ कर देना। लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? भुवन ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। तब जितेंद्र और विजय दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं भुवन को बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। जितेंद्र बोला, तो फिर चलो, हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे।
उसके बाद वह तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र अलग अलग राज्यों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और एक दिन वह एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा जितेंद्र की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर उन्होंने सोचा, इस भयानक जंगल में यह अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर तीनों उस व्यक्ति के पास गए और पूछने लगे, अरे मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, अरे लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी मुझे। वे तीनों हैरानियत से पूछे, क्या सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मगर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में है, यहाँ से 40,000 मील दूर है। विजय बोला, तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है क्या? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी नहीं है। मुझे घोड़े की क्या ज़रूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेज़ी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1,000 मील मैं 1 मिनट में ही तय कर लेता हूँ। मेरा नाम किशोर है। जितेंद्र बोला, तुम कितना सच बोल रहे हो यह अभी पता चल जाएगा। दोस्त भुवन, ज़रा देख कर बताओ कि किशोर सच बोल रहा है या फिर नहीं। भुवन ने कहा, अभी देखता हूँ। किशोर ने कहा, उत्तर दिशा की ओर 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, वही मेरा मकान है। भुवन ने कहा, हाँ, यह सच बोल रहा है। इसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद किशोर बोला, मित्रों, घर में मैं अकेला पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? सबने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं, तुम भी साथ में रहोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इस तरह से वह 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वह एक नगर में जा पहुंचे। नगर में पहुंचने के बाद जितेंद्र ने कहा, हैरानी की बात है कि सारे बाजार बंद हैं, गलियां सूनी पड़ी हैं। आखिर कारण क्या हो सकता है? तभी भुवन ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं के पास जाकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला और पूछा, आप लोग कौन हो? जितेंद्र ने कहा, हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। उस बुजुर्ग ने कहा, हमारे राजा का एक ही पुत्र है, मगर इस समय वह एक भयानक बीमारी का शिकार है। इसका इलाज इस नगर से 2,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वो पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। ओह, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वे उस बुजुर्ग से कहने लगे, हमें अपनी राजा का महल दिखाओ, हम वह जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस बुजुर्ग से महल के रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबार में उन्हें राजा के सामने पेश किया। जितेंद्र ने राजा के सामने अपनी बात कही। राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं आता, किंतु फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारे बाकी मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। बोलो। किशोर बोला, मुझे मंजूर है महाराज। उसकी यह बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब विजय बोला, हमें शर्त मंजूर नहीं है,
अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। किशोर बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। तब भुवन ने कहा, अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम जल्दी से जाओ और वह जल लेकर आओ। फिर किशोर अमृत झरने की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर के बाद भुवन ने उसे देखना आरंभ किया। तब जितेंद्र ने कहा, प्रिय मित्र भुवन, जरा देखकर बताओ कि किशोर इस समय कहाँ पर है और झरने से कितनी दूर है। भुवन ने देखा और कहा, अरे वह तो झरने तक भी जा पहुंचा और अब पानी भर रहा है। मगर अरे यह क्या, जिस वृक्ष के नीचे बैठा किशोर झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी विजय ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम उस अजगर की मुझे सही सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे हुए उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा, बताओ। भुवन बोला, हाँ हाँ, एकदम निशाने पर लगा है, और लो, अजगर की पकड़ भी ढीली होते जा रही है। बस अब कुछ क्षणों में वह पहुंचने ही वाला है। कुछ देर बाद किशोर तेज गति से भागता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, वाह वाह, आज आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम तीनों को मिलजुल कर लेना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। जितेंद्र ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो किशोर का ही है महाराज। वही अपनी जान जोखिम में डालकर 1000 मील दूर से अमृत जल लाया है। विजय और भुवन ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी विजय बोला, यह झूठ है महाराज, यह सारी योजना तो मेरी ही थी। जितेंद्र चौंक कर बोला, योजना? कैसी योजना? विजय बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, अगर मैं योजना ना बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुँचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा जितेंद्र की पत्नी यानी रानी नयनतारा की माँ हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज जितेंद्र का घमंड टूट सके और वह निर्दोष पक्षियों की हत्या न करे। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं विजय बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया, इसी बीच भुवन ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। फिर योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय भुवन और किशोर से हुआ, जबकि वास्तव में किशोर के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि किशोर हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए। और यहाँ पहुंचकर हमने सारे नगर की छाई उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता चलने के बाद मैं वैद्य जी के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पर पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बातें करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। जहां वैद्य जी मंत्री से कह रहे थे,
सूरज छिपने के बाद वह दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे। मंत्री ने वैद्य से कहा, वाह वैद्य जी वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसा कर देंगी तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। मुझे यह समझते हुए देर ना लगी कि यह षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के चाहते ही मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया कि यह सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। तो सच्चाई यह है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वह सारी कहानी झूठी थी जो महामंत्री ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वैद्य को उसी समय कारागार में डाल दिया। राजा ने कहा, तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेंगी। तब राजकुमारी बोली, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, इसलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो किशोर से ही करूंगी। क्योंकि तुम राजा जितेंद्र के मुजरिम हो, इसलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा जितेंद्र का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उसने उसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा जितेंद्र ने विजय और भुवन को अपने विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट आया। महल लौटने पर रानी नयनतारा महाराज को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। राजा जितेंद्र ने कहा, महारानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने राजपाट का भी पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा जितेंद्र और उनकी रानी नयनतारा एक साथ सुखमय जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।